ड्रीम एग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए अपन जर्नल एग्रीकल्चर टॉपिक कर रहे हैं। तो जर्नल एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उसमें अपन ने जो जर्नल एग्रीकल्चर की जो रिलेटेड ब्रांचेस थी उन ब्रांचेस के बारे में पढ़ा और कुछ और चीज़ें देखी। अब अपन देखिए जो जर्नल एग्रीकल्चर टॉपिक है उसमें आगे चलते हैं। तो जो जर्नल एग्रीकल्चर टॉपिक है उसमें नेक्स्ट आती है क्रांतियां, रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो देखिए रेवोल्यूशन, क्रांतियां। जो अपना एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपने क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अपन अनाज उत्पादन वगैरह, इनका वृद्धि करने के लिए और इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अच्छी वैरायटी डेवलप करने के लिए, इनमें जो इम्प्रूवमेंट हो सके, जो अपन को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे सकें, इन सभी को इंक्रीज करने के लिए हमारे देश में कुछ रेगुलेशंस या क्रांतियां चलाई गई थी। जो क्रांतियां से क्या अपनी जो देश में विभिन्न क्रांतियां चलाई गई थी जिन पे जैसे कि अपनी ग्रीन रेवोल्यूशंस थी, हरित क्रांति थी, वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड में गेहूं और धान जो क्रॉप्स थी उनसे रिलेटेड थी। और जो अपनी रजत क्रांति, श्वेत क्रांति थी, वो अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से रिलेशन थी। ऐसेपन जो अपने फील्ड में जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी क्रांतियां थी, कौन कौन सी थी, आज अपन उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अपना जो सबसे पहली क्रांति आई वो आई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। अब देखिए अपनी हरित क्रांति है, तो सबसे पहले अपन देख लेंगे कि जो अपना हरित क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, जो अपनी हरित क्रांति है, जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1966-67 में। अपनी हरित क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 के दौरान हुई थी। ठीक है, जो अपना हरित क्रांति शब्द है, ठीक है, वो किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड। ठीक है, विलियम गॉड ने दिया था। और एक और आता है इसी के अंदर में, सतत हरित क्रांति। जो अपना सतत हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया था? सतत हरित क्रांति शब्द दिया था अपना, ये तो अपना डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। सतत हरित क्रांति शब्द ये दिया था अपना डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या हो गया? सबसे पहले तो उसकी शुरुआत कर की गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी 1966-67 में। और जो हरित क्रांति शब्द है वो सबसे पहले दिया था अपने डॉक्टर विलियम गॉड ने। उसके बाद इसमें एक शब्द आता है सतत हरित क्रांति, और सतत हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया था? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। अब देखिए जो अपना हरित क्रांति शब्द है, आप वीडियो रोक कर इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, जब 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाई गई थी, उससे पहले क्या था कि अपने पास हाइब्रिड वैरायटियां और अधिक उपज देने वाली वैरायटियां, जिनसे ज्यादा अपन को प्रोडक्शन प्राप्त हो सके, ऐसी वैरायटी नहीं थी। इन्हीं चीजों को डेवलप करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन चलाई गई थी। तो इसी के दौरान जब ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान किया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान एक प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। जो अपना ये प्रोग्राम था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम,
जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1966 में। ठीक है, अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1966 में। जो इसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था, जिसमें क्या है कि वैरायटियों को अधिक उपज ले सकें और अपना जो जो अपनी संकर किस्म होते हैं, हाइब्रिड किस्म, उनका अपन क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें, उनकी उत्पत्ति कर सकें। इसलिए हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 के दौरान चलाया गया था। जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था, इसके क्या कंपोनेंट थे? कंपोनेंट या फिर इनमें क्या इफेक्ट डाला गया था जिससे इसमें फसलों में सुधार हुआ था? तो जो अपनी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में चलाया गया था, इसमें जो अपने कंपोनेंट डाले गए तो वो दो कंपोनेंट थे। उच्च उत्पादन वाली किस्म, एक तो इसमें उच्च उत्पादन वाली किस्म, और पेस्टिसाइड में उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया था इस रेवोल्यूशन में, जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके दौरान। ठीक है, इसके दो होते, उच्च उत्पादन वाली किस्में उच्च उत्पादन वाली किस्में, और एक था अपना पेस्टिसाइड में उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। ठीक है, ये दो कार्य किए गए थे। उच्च उत्पादन वाली किस्मों को विकसित किया गया था, और जो अपने उर्वरक पेस्टिसाइडों का उनका सबसे ज्यादा अधिक से अधिक उपयोग किया गया था। जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन थी, हरित क्रांति थी, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अपने पंजाब स्टेट पे पड़ा था, सबसे ज्यादा इफेक्ट। ठीक है, जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर पड़ा था? पंजाब पे पड़ा था। ठीक है, अब देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसमें जो उसका रिलेशन किन किन क्रॉपों से था? तो जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका रिलेशन या संबंध दो क्रॉपों से था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध अपनी दो क्रॉपों से था। एक तो थी अपनी धान और एक है गेहूं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन थी, उसका संबंध या रिलेशन था अपने धान और गेहूं दोनों किस्मों से। जो ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस बनाने में, या फिर जो गेहूं जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जिसमें जो किस्म थी, जो फसल गेहूं थी, उसकी एक किस्म थी HD 2329। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट था। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ये किस्म है गेहूं की HD 2329, इसने सबसे ज्यादा इसमें सहयोग किया था अपना ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता में कौन है? ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो इंडिया में तो कौन है? ठीक है, जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फादर ऑफ इंडिया अलग है और फादर ऑफ वर्ल्ड, विश्व में अलग है। तो जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, वो तो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया तो कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, अब देखिए, ये हो गई अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात। अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपनी जो रेवोल्यूशन, तो नेक्स्ट अपनी रेवोल्यूशन आएगी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन।
ठीक है, देखिए व्हाइट क्रांति, सॉरी व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, ठीक है। जो अपनी श्वेत क्रांति थी इसका रिलेशन किससे था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहां पे हुई थी, अब उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए जो व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति थी, उसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, ठीक है। जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी, श्वेत क्रांति, उसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। कहां पर हुई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी एनडीडीबी। एनडीडीबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, कहां पर हुई थी? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये कहां पर स्थित है? आनंद, गुजरात में। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1970 में हुई थी, और स्थान पर कहां पर हुई थी? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहां पर स्थित है? अपना आनंद, गुजरात में स्थित है। देखिए जो अपनी व्हाइट रेवोल्यूशन थी, ठीक है, श्वेत क्रांति थी, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से। व्हाइट रेवोल्यूशन थी, इसका उत्पादन संबंध था दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन थे, ठीक है। जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी इसके दौरान भी एक प्रोग्राम चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, इसके दौरान भी एक प्रोग्राम चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। जो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चलाया गया था उसका मेन जो ऑब्जेक्ट था, जो उसका उद्देश्य था, वो था कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का मेन उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का मेन मोटिव था अपना दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से संबंध था ऑपरेशन फ्लड का। अब देखिए जो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चलाया गया था व्हाइट रेवोल्यूशन में, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ये ऑपरेशन फ्लड है जो 3 चरणों में चला था। ठीक है, 3 चरणों में इसको डिवाइडेड किया गया था। जो इसका फर्स्ट चरण आया था, फर्स्ट चरण आया था, वो फर्स्ट चरण चलाया गया था 1970 से 1978 तक। इसके बाद जब मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई तो फिर से इसका सेकंड चरण रिलीज किया गया था। सेकंड चरण, जो इसका सेकंड चरण चलाया गया था, सेकंड चरण चलाया गया था 1978 से 1985 तक, 1978 से 1985 तक। इसके बाद इसका नेक्स्ट थर्ड चरण भी रिलीज किया गया था। जो इसका थर्ड चरण है वो चला था 1985 से 1985 से 1993 या 96। कहीं पर 93 लिखा मिलता है, कहीं पर 96 लिखा मिलता है, तो अपन को ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो ऑपरेशन फ्लड का जो थर्ड चरण चला था वो चला था 1985 से 1996 तक। ये हो गई अपनी व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति से रिलेटेड बातें। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। देखिए इसमें एक चीज और रहेगी, जो व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेट आईसीआर में कई बार पूछा हुआ गया क्वेश्चन है कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसका ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जेट और आईसीआर दोनों क्वेश्चनों में, दोनों के पेपर में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आएगी गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। नंबर 3 ठीक है। देखिए नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन, ओ सॉरी गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। देखिए अपन दो पढ़ चुके हैं अपनी, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन, एक व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे। और हाँ एक बात और बता दूं, जो ये क्लासेस हैं वो सेम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, तो ये ना सोचे कि जब वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करें। देखो वैकेंसी आती है तभी तैयारी करते हैं, उससे सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि अपन को सिलेक्शन करवाना है श्योरली, एक्चुअली अच्छे से अपन को नंबर लाके बढ़िया सिलेक्शन करवाना है, तो अपन को उस चीज की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। तो ये ना सोचे कि वैकेंसी आई तभी, जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इन क्लासों में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो अलग से क्लासेस लगा दी जाएंगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। बाकी जो अपने इंट्रेंस टेस्ट है जेट आईसीआर बीचू, उनके लिए सफिशिएंट है, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं उनसे, ठीक है। तो जो भी एग्रीकल्चर की सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, वैकेंसी इनकी आने वाली है, तो वो भी इन क्लासों को ले सकता है, ठीक है। अब देखिए अपनी गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति थी, ठीक है। जो गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरी क्रांति थी, इसकी जो रिलेशन था, संबंध था, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध था वो था अपना फल उत्पादन से, फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे था? फ्रूट प्रोडक्शन, फल उत्पादन से था, और इसका मेन मोटिव था सेम, फलों के उत्पादन में वृद्धि से। इसका मोटिव था या फिर इसका जो उद्देश्य था वो एक ही था कि गोल्डन रेवोल्यूशन का फल उत्पादन में वृद्धि हो जाए, जो फलों में जो प्रोडक्शन हमको प्राप्त होता है वो वृद्धि हो जाए, ठीक है। जो गोल्डन रेवोल्यूशन थी, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट सेब पे पड़ा था, ठीक है। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से फ्रूट पर पड़ा था? सेब पर, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा पड़ा था सेब पर। और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, यहां पर सुनहरी क्रांति के पिता में किसा बोला जाता है? वो है डॉक्टर के.एल. चड्ढा, ठीक है। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? के.एल. चड्ढा को बोला जाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति। सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति। जो अपनी सिल्वर रेवोल्यूशन है, रजत क्रांति है, उसका जो रिलेशन है वो है संबंध, रिलेशन, अंडा उत्पादन, या फिर पोल्ट्री, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति है, उसका रिलेशन है अपना अंडा उत्पादन या पोल्ट्री से। नेक्स्ट आएगी अपनी परभनी क्रांति। परभनी क्रांति, परभनी क्रांति का जो रिलेशन है, संबंध है, वो है भिंडी उत्पादन से, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ने की बात जरूरत नहीं है, नॉर्मल इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ जाएगा। परभनी क्रांति का रिलेशन किससे? भिंडी उत्पादन से।
उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपनी लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। जो अपनी रेड रेवोल्यूशन है उसका रिलेशन या जो इसका संबंध है वो है टमाटर और मांस उत्पादन से। ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन उसका रिलेशन है अंडा उत्पादन या पोल्ट्री से। परबनी क्रांति का जो रिलेशन है वो है भिंडी उत्पादन से। और लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन है उसका संबंध किससे? टमाटर व मांस उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट आएगा ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति। ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति उसका रिलेशन आएगा, संबंध आएगा मछली उत्पादन से। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति उसका संबंध किससे आएगा? मछली उत्पादन से। नेक्स्ट आएगा पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति। पिंक रेवोल्यूशन या गुलाबी क्रांति है उसका रिलेशन आएगा, अपना संबंध आएगा प्याज और झींगा उत्पादन से। ठीक है, जो पिंक रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति है उसका संबंध किससे आएगा? प्याज व झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट आएगा अपना ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन दूसरा क्रांति। ग्रे रेवोल्यूशन या दूसरा क्रांति इसका संबंध किससे आएगा? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, ग्रे रेवोल्यूशन या दूसरा क्रांति इसका संबंध किससे आएगा? उर्वरक उत्पादन से। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगी अपनी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे आएगा? भूरी क्रांति का संबंध आएगा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन से। खाद्य प्रसंस्करण से। उसके बाद आएगा अपना रेनबो रेवोल्यूशन। इंद्रधनुष क्रांति बोला जाता है। रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति, ये है संपूर्ण एग्रीकल्चर से रिलेटेड, संपूर्ण कृषि क्षेत्र से रिलेटेड। जो अपनी रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति है वो किससे? संपूर्ण कृषि क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट आएगी राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन मतलब है गोल क्रांति। गोल क्रांति, इसका जो रिलेशन आएगा वो आएगा अपना आलू उत्पादन से। इसके बाद नेक्स्ट आएगी अपनी
येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति। येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति, इसका रिलेशन किससे आएगा? तिलहन उत्पादन से। ठीक है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से, रेनबो रेवोल्यूशन इंद्रधनुष क्रांति वो आएगी संपूर्ण कृषि क्षेत्र से संबंधित, राउंड रेवोल्यूशन गोल क्रांति वो आलू उत्पादन से, येलो रेवोल्यूशन पीली क्रांति वो अपनी तिल उत्पादन से। ठीक है। ये अपनी कुछ रेवोल्यूशन क्रांतियां थी जो एग्रीकल्चर फील्ड में चलाई गई थी फसलों से, जिनसे उनमें की अच्छा पैदावार ली जा सके, हाई जो उनका प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जा सके, हाई किया जा सके, उनकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, और इन्हीं सभी को बढ़ाने के लिए और फसलों में सुधार करने के लिए, हाइब्रिड बनाने के लिए रेवोल्यूशन क्रांतियां चलाई गई थी। ठीक है। अब देखिए कुछ फसलों को श्रेणियां दी गई है, उपनाम दिए गया है, जो ये पे करा देते हैं इनके साथ में ही। ठीक है। जो ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, वो किसे बोला जाए? उपनाम, उपनाम दिए हुए हैं। ठीक है। ग्रीन गोल्ड, हरा सोना किसे बोला जाएगा? बांस उत्पादन को या फिर बांस क्रॉप को। ठीक है। उसके बाद आएगा अपना ब्लैक गोल्ड, काला सोना। काला सोना किसे बोला जाता है? अफीम उत्पादन को या अफीम क्रॉप को। ठीक है। इसके बाद आएगा व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। ठीक है। व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना किसे बोला जाता है? कपास उत्पादन को या कपास की क्रॉप को। ठीक है। उसके बाद आएगा येलो गोल्ड, पीला सोना। पीला सोना किसे बोला जाएगा? जूट उत्पादन को। ठीक है। ये कुछ उपनाम है। ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, बांस उत्पादन को बोला जाता है। ब्लैक गोल्ड, काला सोना, अफीम उत्पादन को बोला जाता है। व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, कपास उत्पादन को बोला जाता है। येलो गोल्ड, पीला सोना किसे बोला जाता है? जूट उत्पादन को बोला जाता है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं इसी के में। तो अब देखिए अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटरनेशनल ईयर। जैसे कि कुछ फल्स, पर्टिकुलर फल हैं या फिर किसी भी थिंग्स, पर्टिकुलर थिंग को एक इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय वर्ष, देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। तो सबसे पहला देखिए अपना आएगा अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष। ये कब घोषित किया गया था? ठीक है। उसके बाद नीचे अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष, ओ सॉरी, जल वर्ष। अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतरराष्ट्रीय रेशा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय बागवानी वर्ष। ठीक है।
देखिए जो अंतरराष्ट्रीय अपना चावल वर्ष था वो कब घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष किया गया था अपना 2004 को घोषित किया गया था। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष था वो अपना था 2006। अपना अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष था वो बनाया गया था 2007 को बनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय रेशा वर्ष है वो कब घोषित किया गया था? 2008 को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष है वो कब घोषित किया गया था? वो किया गया था 2009 को। और जो अपना अंतरराष्ट्रीय बागवानी वर्ष है वो किया गया था 2011 को। एक मिनट देखिए, सॉरी गलती हो गई एक बार। देखिए जो अपना 2006 था, नीचे लिख देता हूं मैं उसको, अंतरराष्ट्रीय रेगिस्तान वर्ष था, ठीक है। जो अपना अंतरराष्ट्रीय रेगिस्तान वर्ष को घोषित किया गया था 2006, ठीक है। 2004 अपना चावल वर्ष हो गया, 2006 अंतरराष्ट्रीय रेगिस्तान वर्ष हो गया। जो अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष था उसे बनाया गया था 2007 को। जो अपना आलू वर्ष था उसको बनाया गया था 2008। रेशा वर्ष था उसको बनाया गया था 2009। और जो अपना वन वर्ष था उसको बनाया गया था 11। और जो अपना बागवानी वर्ष था उसको बनाया गया था 2012, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष कितना हो गया? 2004, रेगिस्तान 6, जल 7, आलू 8, रेशा 9, बागवानी 12, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंटरनेशनल ईयर है, उनको भी बता देते हैं। देखिए इसके बाद आएगा इंटरनेशनल मृदा वर्ष, ठीक है। उसके बाद आएगा इंटरनेशनल दलहनी वर्ष, और उसके बाद आएगा इंटरनेशनल मोटा अनाज वर्ष, ठीक है। सीक्वेंस वाइज नंबर वापस से डाल लें इनके, ठीक है। जो अपना अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष था वो बनाया गया था 2015 को, ठीक है। और इंटरनेशनल दलहनी वर्ष था वो बनाया गया था 2016 को। और जो इंटरनेशनल मोटा अनाज वर्ष वो घोषित किया गया 2018 को, ठीक है। और अब अपन जो इनके नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी जो भी दोस्त हैं जो जेट आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासों के थ्रू अपना जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि जो सेम सिलेबस है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, इससे जो जेट आईसीआर का सिलेबस है उससे जो एक्स्ट्रा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसकी भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी आगे। तो जो भी स्टूडेंट सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहता है वो क्लास ले और अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखे, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तब सुपरवाइजर की तैयारी करने बैठोगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और ताकि जो अपनी सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट इसी ईयर आने वाली है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। तो थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। ओके।